मंच पर मेरे साथ मौजूद है राजनगर के विधायक अरविंद पटेरिया जी, और काफ़ी युवा विधायक हैं। और अरविंद जी, सबसे पहले तो हमारा जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का भविष्य, ये 24वां जिला है हमारा जहाँ से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर मध्य प्रदेश का भविष्य तलाशना है तो सबसे पहले जिले के विकास, जिले का भविष्य देखना होगा कि किस तरीके का है। छतरपुर की बात करें, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है पूरी दुनिया में, खजुराहो की वजह से, जहाँ से आप विधायक है पूरी दुनिया में उसका नाम है। अभी तक का कार्यकाल कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को अभी तक के? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस प्रकार का आयोजन आपने छतरपुर में आकर के रखा। अभी तक जो हमें कार्यकाल लगभग 14-15 महीने हो गया है 2023 के बाद अभी तक जो हमारा कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार ने हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार ने हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा, दोनों सरकारों के द्वारा जो योजनाएं पूर्व से चल रही थी और अभी जो वर्तमान में भी जो भी योजनाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं हैं। लोगों को जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है, हम लोग गांव में जाते हैं तो देखने में आता है कि जिस प्रकार का उत्साह उमंग लोगों के दिलो दिमाग पे रहता है, और जो आस्था मोदी जी के प्रति लोगों की है, मोहन यादव जी के प्रति है, तो हमें देखने में आता है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस काल में काम करने को मिला, और मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ काम करने को मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। सरकार केंद्र में बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की है, जाहिर सी बात है कि आप बीजेपी से विधायक है, तो जो उम्मीदें हैं जनता की वो लगभग पूरी हो रही होगी क्षेत्र के विकास को लेकर। हम लोग प्रयास करते हैं, चूंकि जो मेरी विधानसभा है, राजनगर विधानसभा है, उसमें क्या है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, ऐसा इत्तेफाक रहता था कि विधायक कांग्रेस का रहा करता था। आज 2023 में जब गढ़ को चुनाव ध्वस्त आया, किया आपने, कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त किया है। हाँ, हर कोई जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है तो प्रयास करता है। मेरा जो 18 में चुनाव भी हुआ था, 2018 में तो लगभग 600-700 वोटों से मैं रह गया था। मैंने 5 साल जनता के बीच में जाकर के मेहनत की और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं 23 में जो भारतीय जनता पार्टी को उस राजनगर विधानसभा में सफलता मिली, तो हम राजनगर विधानसभा में और जो मुझे काम करने को मिला, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो छोटी हुई जो योजना है, निश्चित रूप से जहाँ पर सरकार का विधायक होता है तो काम अलग दिखता है, और विपक्ष का विधायक रहता है तो वो अलग दिखता है, और नेता की भी सक्रियता निष्क्रियता पर भी डिपेंड करता है क्षेत्र का विकास। लेकिन हमें जनता ने मौका दिया है, और 2023 के बाद जैसे ही मुझे विधायक बनने का क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैं प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके क्षेत्र के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे पाऊँ। अभी जैसे मैंने बैठे बैठे आपसे चर्चा कर रहा था, तो मैं चूँकि सामान्य परिवार से आता हूँ, मैं आपको धनोटिया जी बता दूँ, मेरे घर में कोई पंच नहीं रहा। ईश्वर ने, जनता ने और पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं सीधे विधायक बना। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं कहता भी हूँ कि मुझे ईश्वर ने इतना दे दिया, पार्टी ने इतना दे दिया, बस मैं अब अपनी जो जिम्मेवारी है वो सही ढंग से निभा पाऊँ। और मैं मानता हूँ और मैं ये समझता भी हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं थी उससे कहीं ना कहीं अछूती रहती थी, उसको पूरे लाभ नहीं मिल पाते थे। और आज मैं जाकर के, आज जैसे मैं कार्यक्रम करके आया, तो ये बीज वितरण का कार्यक्रम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें सरकार से तय किया गया हो। हाँ, बस मेरे मन में आया कि जो सरकार की योजना है बहुत छोटा कार्यक्रम है विधायक के लिए, कि गांव में जाकर के बीज बांटे वो किसानों को। मैं बता दूं जरा, अभी चर्चा चल रही थी विधायक जी के साथ में, बीज किसानों को जो बीज मिलते हैं आमतौर पर होता है कि किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। विधायक जी अपने क्षेत्र में गए, आज 3 गाँवों के अंदर कार्यक्रम उन्होंने किया, उन्होंने बताया लगभग 3,500 किसानों को बीज दिलवा के आए हैं। 3 नहीं, ये 20वां गाँव था जो आज मैंने कंप्लीट किया है। लगभग 5 दिनों से मैं इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहा हूँ। मेरा ये मानना रहता है कि ऐसे बीज मिलता था, सरकार की योजना, यहाँ जाते थे लोग, लेकिन हाँ
हम तो कहते 2000 भी ले लेते होंगे, लेकिन आज मैं 1500 और प्लस कर पाया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे द्वारा भले ही उनको 5-5 बीज उत्पादन करने के लिए सरकार की योजना है, लेकिन 1500 जो बड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास के कारण बड़े हैं कि किसानों को 1500 लोगों को और लाभ मिल पाए। तो ऐसा ही एक छोटा सा उदाहरण है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अंतर होता है, एक राजनीति या जनप्रतिनिधि की सक्रियता के कारण लोगों को लाभ मिलता है, और सरकार की जो जनहितैषी योजना है वो लोगों तक पहुंच पाती हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, जनप्रतिनिधि का काम है। जाहिर सी बात है कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, सरकार आपकी, तो सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिले, क्षेत्र की जनता को मिले, ये जागरूकता भी काफी ज्यादा जरूरी है जो आप करके आए हैं। और जाहिर सी बात है, एक सच्चे जनप्रतिनिधि होने का फर्ज जो है वो शायद यही होता है। मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा। खजुराहो की पहचान जो है पूरी दुनिया में है, और जाहिर सी बात है कि विश्व धरोहर यहाँ पर मौजूद है, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। टूरिस्टों को लेकर और सुविधा डेवलप हो, इसको लेकर कोई प्लान कुछ दिमाग में चल रहा है? मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से मैं बार बार कहूँगा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। जैसे आपने कहा ना कि विश्व पटल पे खजुराहो का नाम है, खजुराहो है वो वर्ल्ड हेरिटेज है। हमारे देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं, और आजकल हमें ये आपको बता दूं, बताने में खुशी भी है कि जो डोमेस्टिक जो हमारे देश के जो पर्यटक हैं वो अब कम नहीं हैं। अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के पास इतना पैसा है कि वो लोग भी, पहले क्या होता था कि पहले अपन जो भी हमारे जो पर्यटक स्थल रहते थे, और विशेषकर खजुराहो, विदेशियों पर डिपेंड रहते थे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जो आज हमारे खजुराहो की उन्नति और तरक्की हो रही है, और एक आपको पता है कि हमारे, फिर सौभाग्यशाली हूं कि जो हमारे गुरुजी आप जानते हैं बागेश्वर धाम जो गढ़ा, वो मेरी विधानसभा में आता है। तो उसका भी बहुत बड़ा अंतर है कि आज उनके कारण जो देश विदेश से लोग आते हैं, तो खजुराहो और बागेश्वर धाम जो दोनों जो हमारे विश्व पटल पे आप नाम है, दो ऐसे कहना चाहिए कि स्मारक या एक तरीके से धाम ऐसे जो जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है, वो आपके पास मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे दोनों स्थानों की सेवा करने का मौका मिला। और निश्चित रूप से कोई ऐसा नहीं, खजुराहो जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें विरासत में जो दिया गया है, आप जानते हैं जो टेम्पल है जो विश्व में, उनको लोग विदेशी जो आते हैं या देश के लोग आते हैं, एक बार जो देख लेता है तो बार बार आने का उनका मन करता है। ऐसी बागेश्वर धाम जो आ जाता है तो बार बार वो आने का मन करता है। तो इसको लेकर के जैसे हम काम करते हैं, अभी जो खजुराहो जो आपने कहा ना कि आपने इसके लिए क्या विजन, क्या हमारी सोच है, तो निश्चित रूप से जो हमारी विरासत में जो हमारे पूर्वज हमें दे करके गए हैं, चंदेल कालीन जो मंदिर हैं, मतंगेश्वर भगवान का जो हम पे आशीर्वाद है, तो कोई हम इसलिए नहीं कि हम विधायक हैं, हम कोई बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन भगवान मतंगेश्वर ने हमें सेवा करने का वहाँ का जो हमें अवसर मिला है और जो आशीर्वाद दिया है, तुम अधिकतम हम ये प्रयास करते हैं। आप ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ मंच से बोल रहा हूँ, आप जाइए, आपको 5-7 साल में जो खजुराहो में हमने जो प्रयास किया है, आपको मैं क्षेत्र के यहाँ पर हमारे सभी संभ्रांत लोग बैठे हैं, वह जाते हैं तो मुझे हम लोगों को खुशी होती है और लोग बताते हैं, और जो आते हैं जो 2-4-10-20 साल बाद आए, और उनकी जब हमें बातें पता चलती हैं, होटल वाले चर्चा करते हैं, वहाँ के ऑटो वाले चर्चा करते हैं, लोग चर्चा करते हैं, कि लोग कहते हैं कि खजुराहो तो एकदम बदल गया है, पहले का खजुराहो आज का खजुराहो अंतर है। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आपको बता दें, अगर मैं योजना गिनाऊंगा तो बहुत सारी, और हमारी जो सरकार है, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आपने देखा होगा खजुराहो में जो एयरपोर्ट है, आज हमारा रेलवे स्टेशन है, छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, 250 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो रहा है। और आप देखेंगे जब बन करके तैयार होगा, रेनोवेट होगा, तो 250 करोड़ का जो रेलवे स्टेशन जो खजुराहो का अत्याधुनिक सभी सुविधाओं से, 17 तो एलिवेटर लग रहे हैं उसमें, खजुराहो जैसी छोटी जगह पर इस प्रकार का जो आपने अभी हम फिर बताएंगे आपको कि हमारा जो सेंट्रल स्कूल है, बहुत दिनों से हमें इंतजार था, आज हमारे खजुराहो में सेंट्रल स्कूल के एडमिशन हो गए हैं। अब 2-4 से 10 दिन में बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले शायद एप्लीकेशन दी थी आपने, बहुत जल्दी मंजूर हुआ। वही मैं जो कह रहा हूँ ना, माननीय सांसद जी के प्रयासों के द्वारा उनने
प्रयास किया और खर्राव के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे रोड हैं, आज आप देखें, आज अपन झांसी से खर्राव जो 4 लाइन है, हम लोग ये सोचा करते थे जब गवर्नमेंटें और हुआ करती थी, हम लोगों को याद है कि हम लोग ढूंढा करते थे कि गड्ढे कहाँ कहाँ के भर जाएं, रोडों में गड्ढे ढूंढा करते थे हम लोग कि भाई रोडों में गड्ढे ढूंढा करते थे। लोग कहा करते थे कि भैया रोड डल जाए, 10 तसला मिट्टी डल जाए, मुरम डल जाए। लेकिन आज आप देखो, आप झांसी से खर्राव कहाँ 3 घंटे लगते थे, आज आप 1.5 घंटे में झांसी से खर्राव पहुँचते हैं, 1.5-2 घंटे में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, रोड है, लाइट है, जो वहाँ के लोकल के जो डेवलपमेंट हैं वो आपको दिखते होंगे। और ग्रामीण, चूँकि मैं विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो राजनगर मेरी विधानसभा है, बड़ी विधानसभा है, 150 लगभग 150 सवा से 150 किलोमीटर की विधानसभा है। यूपी से लेकर के महोबा बॉर्डर से लेकर के और यहाँ बिजावर बॉर्डर पे, यहाँ पन्ना बॉर्डर पे जो टोरिया है के नदी के यहाँ बॉर्डर लगता है, यहाँ भुसौर जो अंतिम गांव है मेरी विधानसभा का, तो लगभग 125 किलोमीटर का है। तो हम लोग प्रयास करते हैं और सरकार के द्वारा, मैंने कहा ना, इतने सारे विकास के कार्य रोज कोई ना कोई ऐसा काम आता है कि हम जनता के बीच में जाते हैं, बताते हैं और जनता उसको अप्रिशिएट करती है। खजुराहो में एयरपोर्ट है और अभी ग्राहक संतुष्टि में देश में नंबर 1 जो भोपाल और खजुराहो दोनों एयरपोर्ट साथ में आए थे, पर लेकिन फ्लाइट की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। ये बड़ी शिकायतें रहती है, विदेश से टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको आना पड़ता है। अब तो बागेश्वर धाम भी है। से अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या था कि जो मैंने अभी बताया ना कि हम पहले विदेशियों पर डिपेंड रहते थे। जो हमारी जो फ्लाइट है जो इस बरसात में और सीजन में, ऑफ सीजन में जो बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास है माननीय सांसद जी से और हमारे जो उड्डयन मंत्री जी हैं उनसे भी सांसद जी ने बात की है कि जो पहले ये होता था कि ऑफ सीजन में, चूंकि विदेशियों पर डिपेंड रहते थे, तो उनको ऑफ सीजन रहता है, वो इस सीजन में आते नहीं है। लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है, पहले जैसे मैं आपको बता दूं, वंदे भारत ट्रेन जो मध्य प्रदेश में कई जिले, जैसे कई रेलवे स्टेशन, मतलब आज भी वंदे भारत के लिए मतलब लगे हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ भी वंदे भारत। लेकिन जब हमें पता है, सांसद जी बताते हैं हमें बार बार कि जब रेलवे स्टेशन यहाँ वंदे भारत ट्रेन खर्राव से दिल्ली जो चालू हो रही थी, तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि सर, जो अधिकारी कर्मचारी थे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेल मंत्री आज भी हैं, वो हुआ करते थे, वह हमारे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी थे। तो वो खर्राव आए, जब उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की हमें सौगात दी, वो कह करके गए थे कि हम वंदे भारत जैसे ही चालू होगी तो 10 ट्रेन में एक खर्राव देंगे। उन्होंने अपनी बात को पूरा किया और जब ट्रेन चालू हुई तो आज हमें बताने में खुशी है कि और देश में जहां पर भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो यात्रियों की जो संख्या है और जो सीटों की जो बुकिंग का जो है, तो आज हमें वंदे भारत में देखने में आता है कि 10-10, 15-15 दिन की खर्राव की वेटिंग रहती है। तो अधिकारियों को अश्विनी जी ने डांटा और कहा कि तुम लोग किस तरीके से मुझे ब्रीफ कर रहे थे, वो तो कहो सांसद जी पीछे लगे और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन ले ली, नहीं तो तुम लोग चाहते हो, तुम लोगों का मन था कि हम खर्राव को नहीं दें। और आज हमें बताने में गर्व है कि हमारा केवल विदेशी नहीं, बताया ना कि देसी जो हमारे डोमेस्टिक जो हमारे पर्यटक है, उनके दम पर आप देखते होंगे वंदे भारत ट्रेन बढ़िया चल रही है, दिल्ली जाते हैं लोग और उसका लाभ ले रहे हैं। बुंदेलखंड की जो तस्वीर थी, अभी चर्चा कर रहे थे, इससे पहले आपके पूर्व जिलाध्यक्ष थे, तो बता रहे थे कि बुंदेलखंड की जो पहचान थी, पहले सूखे को लेकर पहचान थी, गरीबी को लेकर पहचान थी, पलायन को लेकर पहचान थी, पर पलायन की तस्वीर आज भी हम पढ़ते हैं, बिल्कुल स्टोरियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं कि बुंदेलखंड से पलायन ज़्यादा हो रहा है। सूखे की स्थिति के लिए केंद्र विभाग बड़ी योजना आने वाली है, हालांकि इस बार तो इंद्रदेव भी मेहरबान है, पूरे छतरपुर में नजर आ रहा है, बिल्कुल हम भी 2 दिन से यहीं पर हैं। ये स्थितियाँ कैसे बदलें, किस तरीके का ये स्थितियों में बदलाव आना चाहिए? निश्चित रूप से जो आपने मुद्दा पकड़ा है पलायन का, और इसके लिए बुंदेलखंड बदनाम भी था, लेकिन अब वो बात नहीं है। बुंदेलखंड अब पिछड़ा बुंदेलखंड नहीं है, सूखा बुंदेलखंड नहीं है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने लोगों के लिए किया है, चाहे वो सिंचाई के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, डैम जो हमारे क्षेत्र में आए हैं, नहरें गई हैं, कुआं सरकार के द्वारा जो कुएं जो हितग्राहियों को दिए गए हैं, जो सिंचाई की सुविधा है या जो काम है। पहले क्या हुआ करता था कि लोगों के पास रोजगार नहीं थे, और रोजगार तो ठीक है, लोगों के पास आज सरकार के द्वारा
जो लाभ दिए जा रहे हैं वो सीधे जनता को मिल रहे हैं। जनता को कैसे मिल रहे हैं आप देख रहे होंगे। पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए नहीं था, इलाज के लिए नहीं था, पढ़ाई के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था। केवल केवल सरकारें क्या सरकारें बनती थी और केवल अपनी जेबें भरा करती थी। आज सरकारें बनती हैं तो अपनी नहीं जनता की जेबें भर रही हैं। आप देख लेना, आज गांव में जाओ, आज जैसे पलायन आप मैं उदाहरण दे रहा हूं और मैं इस चीज को इसीलिए नकार रहा हूं। आज हमें गांव में मजदूर क्यों नहीं मिलते आप बताओ। मजदूर पहले कैसे रहते थे? पहले कह रहे पलायन, पलायन इसलिए केवल कटाई के लिए मजदूर मिलते थे और फिर वो दिल्ली चले जाते थे, आगे जम्मू चले जाते थे। आज क्या हो रहा है कि हमारे जो किसान भाई हैं आज उनको राशन मिल रहा है, 5 किलो मिल रहा है, उनको गैस सिलेंडर चूल्हा मिल रहा है, उनको मकान मिल रहा है, उनको 5 लाख का इलाज मिल रहा है, उनको सिलेंडर चूल्हा मिल रहा है। और भी जो योजना है 12,000 किसान को रुपए मिल रहा है, 1250 महिलाओं को मिल रहा है, बच्चों को साइकिल मिल रही, ड्रेस मिल रही, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बच्चियों को शादी के लिए मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी मिल रहा है। अगर मैं योजनाओं गिनाऊंगा तो 1-2 घंटे इसी में चले जाएंगे। तो जो लोगों के लिए खर्चे के लिए दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यकताएं थी वो आज पूरी हो रही हैं। इसलिए तो लोग मजदूरी कर नहीं रहे हैं, इसलिए तो हमें फसल काटने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है तो नहीं मिलते हैं। अगर उनसे बात करो कि भैया मजदूरी को चलना है, वो कहते हैं हमारे यहाँ चलो। क्यों? क्योंकि आज जमाना बदल गया है, मोदी जी का जमाना है, सरकार दे रही है। आज उनके पास 5 भाई हैं, 12 पंचे 60,000 का महीना घर में फ्री का आ रहा है। महिलाएं हैं, 4 महिलाएं, 1250 के हिसाब से 5,000 रुपये हो गया महीने का। तो 12.5 के हिसाब से आप बोलो 12 महीने के 12 पंचे 60 वो गए। ऐसे 1,20,000 एक परिवार में आ रहा है। और भी अभी छोड़ दिया ना 650 जो वृद्धा आ रही, विधवा आ रही, विकलांग आ रही, ये हैं। तो ऐसे मिला करके लोगों की जेबों में आज पैसा आ रहा है और लोग पलायन करने से, और ये तो हो गया डायरेक्ट जो खाते में जा रहा है, और जो योजनाएं आ रही आज जैसे केन बेतवा आई, हमारा 1 लाख करोड़ की जो योजना आई, आप सोचो ना कहाँ बुंदेलखंड सूखा होने वाला है। मोदी जी उद्घाटन करके गए, कब की योजना? कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया कि बुंदेलखंड सूखा है, केवल भाषणों में चिल्लाते थे बुंदेलखंड सूखा, बुंदेलखंड सूखा। तो तुम क्या कह रहे थे? आज मोदी जी को मौका मिला, अटल जी का सपना था नदी जोड़ो अभियान का, आज साकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच, अच्छी सोच वाले राजनीति में आए, गरीब लोग राजनीति में आए, जिनने परेशानियां देखी हैं, जिनने किसानी देखी है। वो क्या जाने किसानी कौन? जो कहता है आलू डालेंगे मशीन में सोना निकालेंगे, अब वो क्या जाने क्या किसानी है। वो कहते हैं कि लाल मिर्च महंगी है, हरी सस्ती है, तो लाल मिर्च क्यों नहीं बोते हैं। वो क्या जाने क्या किसानी होती है। मोदी जी जानते हैं किसानों को अगर खेती और पलायन रोकना है और किसानों की इनकम बढ़ाना है और देश को परम व्यवहार पर लेकर के जाना है, तो उसके लिए किसान को समृद्धशाली बनाना जरूरी है और उसके लिए किसानों को पानी बहुत जरूरी है। उन्होंने बुंदेलखंड की इस समस्या को समझा। आप देखो ना, कल्पना ही नहीं थी इतनी बड़ी योजना, टेंडर हो गया, काम चालू हो गया, ठेकेदार आ गए, हम लोगों को खुशी होगी। और जब ये 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ खर्च होगा, आप समझ रहे होंगे ना कहाँ जाएगा? वो लोगों की जेब में जाएगा। जेब में कैसे? मजदूरी करेगा, काम होगा। यहाँ जैसे हम तो कहते गिट्टी बिकेगी, बालू बिकेगी, कुछ भी होगा, मजदूरी होगी, वाहन लगेंगे। ये पैसा 1 लाख करोड़ बुंदेलखंड के गरीब, अब काहे को दिल्ली जाएगा? वो काम है ना, यहाँ पे रोड है बन रहे हैं, नहरें बनना है, बांध बनना है, खेती बढ़ना है। पहले लोग बुवाई नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि आधी फसल काय में चली जाती थी, काय में डीजल इंजन चलते थे भैया पहले बुंदेलखंड में। डीजल इंजन में लोग इसलिए बुवाई नहीं करते थे कि भैया करेंगे, आधा डीजल में चला जाना है तो बोए काय को। आज क्या है? कुआं है, 24 घंटे लाइट है, बढ़िया। कितने में आज फसलें क्यों हो रही हैं ज्यादा? खेत क्यों नहीं बचे हैं? पहले आधे खेत बिना बोए डले रहते थे, आज एक एक छोटा खेत किसान बोता है, अपनी इनकम बढ़ाता है और वह पलायन से बचता है। आज बुंदेलखंड में कहने को है, अब नहीं है। आप जाओ गांव में, आज में गया आदिवासियों की तस्वीर गांव में गया तो लगभग छोटे से पुरवा में मैंने पूछा ना कितने लोग बाहर हैं, बोले भाई साहब 7 लोग बाहर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा,
यही नरेंद्र मोदी जी का जमाना है और यही मोहन यादव जी का जमाना है कि आज लोग गांव में रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं? उनकी जेबों में हर 2 महीने में 2000 आ रहे हैं ना, हर महीने में 1250 आ रहे हैं ना। 4 माह हुए, काहे को दिल्ली जाएंगे? आज क्या है? आज वो कहते हैं कि हाँ ईमानदारी है भाई साहब, बाहर नहीं है। हमने सुना है मजदूरों से कि भाई साहब यहाँ भले ही हमें 400 मिले, 300 मिले, वहाँ 600 मिलते हैं, लेकिन हम घर में नहीं रहते, वो हमें सुकून नहीं मिलता है। आज उन्हें घर अच्छे लगने लगे। क्यों? पहले घर नहीं था, पहले छप्पर था, वो चूंता था। आज मोदी जी मकान दे रहे हैं, आज उनके पास छत है, सिलेंडर है, चूल्हा है, लाइट है, इलाज है, बच्चे पढ़ रहे हैं, साइकिल है, सब कुछ है। गांव का जीवन शहर से अच्छा है और वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल समय की बात देता है। और आप यहाँ आए, समय निकाल कर, अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।